Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of AITS Mean Test 9 for the NEET 2025 which has held on 15th December 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first जो inorganic का है, that is question number 53. When MnO2 is fused with metal hydroxide like KOH in the presence of dioxygen, then identify the product and its color. MnO2 को पाइरोलुसाइट और भी बोलते हैं। जब इसका रिएक्शन हम लोग फ्यूजन करवाते हैं KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ O2 तो ये ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होकर देता है MnO4 माइनस और ये पोटेशियम लेता है तो पोटेशियम लेके K2 बन जाएगा, K2MnO4 बनता है और K2MnO4 का कलर होता है ग्रीन। पोटेशियम मैग्नेट फॉर्मेशन करता है और इसका कलर होता है ग्रीन। यही क्वेश्चन पूछ रहा है K2MnO4। इसी से हम लोग आगे इसको एसिडिफिकेशन करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हैं, इसको ओजोनोलाइसिस करवा सकते हैं तो हम पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। तो इसी का पोटेशियम परमैंगनेट के प्रिपरेशन का एक स्टेप है, इनिशियल स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। वही पहला स्टेप यही होता है कि पाइरोलुसाइट और इज फ्यूज्ड विथ ए बेस लाइक KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी गिव द डार्क क्लीन कलर ऑफ पोटेशियम मैग्नेट विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स द पोटेशियम परमैंगनेट। तो मेरा 53 का सही ऑप्शन होगा K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट फॉर्मेशन करेगा और इसका कलर होता है डार्क ग्रीन। 53 का सही ऑप्शन सेकंड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 54। द f orbitals are half filled and completely filled respectively in the lengthenoid ions। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन कौन से एलिमेंट जो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड है। ठीक है, तो पहले इसको एलिमेंट के आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में हाफ फिल्ड है कि फुल फिल्ड है पहले इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, लिखेंगे तो सारे 4F सीरीज का जिसको लेंथेनवाइड सीरीज बोलते हैं उस सारे एलिमेंट का नाम लिख लीजिए आप। सीने पर नदिया प्रेमिका समाई, यूं ही गदगद तब दिल हो गया, अरे यार तुम यूं ही लाजवाब हो। देखो 14 एलिमेंट हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 58 से शुरू करो, 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। ये सारे F ब्लॉक के 4F सीरीज है, 4 लेंथेनॉइड सीरीज है। अब इसका मुझे यूरोपियम का देखना है, EU+2 है तो इसमें EU का एटॉमिक नंबर 63, इसका हो जाएगा 6s2, लास्ट वाले में 6s2 5d0 एंड 4F 54 तो यहाँ पे ले चुका है ना जेनॉन नोबल गैस, तो 54 + 2 56 7। तो यूरोपियम +2 में अगर बात किया जाए तो 4s2 6s2 0 हो जाएगा तो इसको लिखेंगे जेनॉन 5d0 एंड 4f 7। ये हाफ फिल जरूर है लेकिन TM में देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पे आ जाओ, थोलियम TM 69 है तो इसको भी लिखेंगे जेनॉन 54। 6 से शुरू करना है, 6p पे खत्म करना है, बीच में 5d आएगा, 4f आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 56 हो गया, 56 उसके बाद 13। एक फुलफिल नहीं होता है वाला, ये एक्सेप्शन में भी नहीं है। एक्सेप्शन में इसमें कौन कौन से हैं, सीरियम एंड गंडोलियम, बस 2 ही एक्सेप्शन वाले हैं GD, बाकी कोई एक्सेप्शन में नहीं है। इसमें एक्सेप्शन वाले आपको याद करना पड़ेगा सारे, नहीं तो एक मेरा वीडियो देखिएगा PT में ही पढ़ाए हैं और DNF में ही पढ़ाए हैं, दोनों में इसको पढ़ाए हैं कि कौन कौन से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन N+Air रूल के एक्सेप्शन में जाता है। तो 4F में एक सीरियम है और एक गैंडोलियम है, 2 एक्सेप्शन में, बाकी सब कोई भी एक्सेप्शन में नहीं है इसमें, बाकी सब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते हैं। तो इसमें थोलियम में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है तो 4F 13 होता है। अगर 2 निकालेंगे इसमें तो 6s 0 बन जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन, ये तो सही है लेकिन ये नहीं, आपका गलत हो गया। सेमेरियम
देखो 62 है तो 62 में तो हाफ फील्ड होगा ही नहीं ना, अगर 62 कर देंगे यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, संभव ही नहीं है, हाफ फील्ड का बात ही नहीं करेंगे तो सेमेरियम काम खत्म हो गया, हाफ फील्ड हो ही नहीं सकता है। ए +3 में भी फुल फील्ड नहीं हो सकता तो काम खत्म है इसका। टर्बियम +4 टीबी, टर्बियम टीबी, देखो टीबी 65 है, 65 में क्या लिखेंगे, जेनॉन 6s2 5d0 एंड 4f, 54 और 2 56 और कितना 9, 56 और 9 यही होगा ना। 65 +3 लिखा है कि +4 लिखा है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो तो 0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो तो 7 बन जाएगा, है ना, 4f7 चेक कर लो। तो टर्बियम +4 बिल्कुल है, और या ट्रिबियम +2 फुलफिल्ड होता है, या ट्रिबियम +2 70 होता है, ये तो हमारे या ट्रिबियम +2 70 है। जेनॉन 54, 6s 0 हो जाएगा और 5d 0 होगा, 4f 70 है, 2 निकल गया, 68, 54 और 14 68, 54 + 14 68 है ना। तो इसलिए दोनों टर्बियम +4 एंड या ट्रिबियम +2, टर्बियम +4 में 4f7 है और या ट्रिबियम +2 में 4f14 है, इसलिए दोनों सही ऑप्शन है। तो हमारा 54 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो यहाँ पे dy है, अब 66 है, +3 है, नहीं हो सकता है, dy में 66 अगर बात करेंगे तो 6s2 5d0 एंड 4f कितना हो जाएगा, जेनॉन में 54 काउंट कर लेना है, 54 + 2 56, 56 + 10, अब इसमें निकालना है 3 तो 2 तो यहां से निकाल देंगे और 1 यहां से, तो 9 ही होगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन को अगर बाय द वे 7 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का जंप अलाउड नहीं है, 5d1 ही हो सकता है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ns2 n-1d 0 to 1 एंड n-2 f1 to 14 होता है, तो d में एक ही इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, यहाँ पे 9 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप भी करेंगे तो 8 बनेगा, संभव ही नहीं है, और d में 2 इलेक्ट्रॉन भेज नहीं सकते हैं, f में जाता नहीं है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो इसमें 4f9 ही रहेगा, ये चेंज आप नहीं कर सकते हैं, तो यही नहीं होगा, इससे या ट्रिबियम +3 नहीं, या ट्रिबियम +2 फुलफिल्ड होता है, या ट्रिबियम +2 फुलफिल्ड है, 3 कर देंगे तो 4f13 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और कहां से लेकर आएंगे, संभव ही नहीं है। तो कौन से सही होंगे, टर्बियम +4 या ट्रिबियम +2। मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको लोग लाइटली लेके चलते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट का नाम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ग्राउंड स्टेट में, +2 में, +3 में, +4 में, इतना तो कम से कम पता ही होना चाहिए सब पे। एक बार उसका कौन कौन से एक्सेप्शन है, कौन कौन से एक्सेप्शन नहीं, उस पर एक बार काम जरूर कर लेना है बच्चों को, ठीक है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वाला। तो 4f सीरीज के एलिमेंट कौन कौन से, इसका ट्रिक होता है, ट्रिक में इसमें पीटी में पढ़ाया था, सीने पर नदियां प्रेमिका समा यूं ही गदगद तब दिल हो गया, अरे तुम यार लाजवाब हो, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 14 एलिमेंट इसमें होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं 5f सीरीज में, जिसको बोलते हैं एक्टिनोइड सीरीज। तो 54 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 इंसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द वेरिएबल वैलेंसी, बिल्कुल सही है, ट्रांजिशन एलिमेंट के पास वेरिएबल वैलेंसी होता है। ट्रांजिशन मेटल्स हैव लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ns एंड n-, ना, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, ns और n-1d के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, इसलिए इनका ट्रांजिशन भी अलाउड होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है, इंटरमिक्सिंग हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं दोनों आपस में, तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। तो असर्शन तो सही है, रीजन गलत है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, पहला ही सही है। 55 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58, द इनकरेक्ट ऑर्डर इज, इसमें हेलाइड दिया हुआ है, सॉरी हेलाइड नहीं, हाइड्राइड ऑफ हैलोजन फैमिली, तो HF, HCl, HBr और HI। सुनो, मैं इसका सारे में यही करना है आप लोग को, सारे में जितने भी नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो, ऑक्सीजन का हाइड्राइड हो, हेलोजन का हाइड्राइड हो, सब में यही काम करना है आपको। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ से शुरू करना। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, घटेगा, बॉन्ड एनर्जी घटे तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा,
और एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्राइड का हमेशा क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, क्योंकि H+ निकालने के बाद जो कंजुगेट एनायन बनता है, कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और बाकी सब में वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट हो जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा होगा, फिर HI का हो जाता है, फिर HBr का होता है, फिर HI का हो जाता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाता है, HI का ज्यादा होता है, फिर HF का होता है, फिर HBr का होता है, फिर HI का होता है। सॉरी, HI लिख रहा हूं, HCl। ठीक है, इस दोनों में चेंज इसलिए आता है क्योंकि दोनों के बीच में, इसमें भी लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और लेयर के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, और इसमें भी लेयर स्ट्रक्चर होते हैं और 2 HF लेयर के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होता है, इसमें वैन डर वाल्स फोर्स कम होता है। तो लेयर को तोड़ने की वजह से इसमें थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगता है, इसमें एनर्जी कम लग जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बिल्कुल रेगुलर होता है। बॉइलिंग पॉइंट HF में हाइड्रोजन बॉन्ड से गवर्न होता है, बाकी सब में वैन डर वाल्स फोर्स से गवर्न होता है। वैन डर वाल्स फोर्स सबसे ज्यादा होता है HI में, फिर HBr में, फिर HCl में। जिसे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड का, फिर उसमें वैन डर वाल्स फोर्स HI का ज्यादा है, फिर HBr, फिर HCl का होता है। देख लिया जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, बिल्कुल सही ऑर्डर है सर। HF, HCl, HBr, HI में थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा, देखो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी सही है सर। HF, HCl, HBr में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डाउन द ग्रुप घट रहा है, बिल्कुल गलत है ये ऑर्डर। नहीं, सबसे ज्यादा HF का, फिर HI का हो जाएगा, ये गलत ऑर्डर है ना, तो इसलिए इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट हमारा थर्ड ही हो जाएगा। HF, HCl, HBr, HI में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देखो बॉन्ड एनर्जी घट रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, थर्ड। 58 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हम लोग बता रहे हैं, मैं फिर से आप लोगों को, सबका यही काम करना है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में सब जगह यही होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्सेस। नाइट्रोजन फैमिली का जो हाइड्राइड होते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन होता है। ऑक्सीजन फैमिली में बिल्कुल रेगुलर है, मेल्टिंग पॉइंट H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, बाकी सब में वैन डर वाल्स फोर्स देख लेना। हेलोजन फैमिली में मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन होता है। इसको मैं बच्चों को याद करवाने के लिए बोलता हूं कि नाइट्रोजन फैमिली पहले आता है। एक्सेप्शन याद रखना है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन मतलब दोनों आपस में एक्सचेंज कर जाएंगे, ठीक है, लास्ट वाले दोनों एक्सचेंज कर जाते हैं। उसमें होता है ड्यू टू द फ्लिपिंग, नाइट्रोजन फैमिली में होता है ड्यू टू द फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पिरामिडल इन्वर्जन वगैरह केस आ जाता है, इस वजह से नहीं कर पाता है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है कि नाइट्रोजन फैमिली पहले आता है और मेल्टिंग और बॉइलिंग में बॉइलिंग B पहले आता है, इसलिए पहले इसको हम लोग देखेंगे, और M बाद में आता है, तो इसलिए हेलोजन फैमिली बाद में आता है, तो इसमें हम लोग M लगा देंगे और इसमें हम लोग B लगा देंगे नाइट्रोजन फैमिली में। इसको याद करने का तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये आपको पता होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। आज सब गए पंजाबी सॉन्ग, ओ जनाबे अली भी बेकार गया। इसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। और एक चीज और याद रखना है कि मेटल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। मेटल के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड जनरली एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। Mn2O7 मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक हो जाएगा। क्रोमियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक हो जाएगा। क्रोमियम का +3 एम्फोटेरिक होता है, क्रोमियम का +2 बेसिक होता है, ठीक है। वेनेडियम +4 मेटल है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एम्फोटेरिक होने का नेचर रखता है। क्रोमियम का +3 एम्फोटेरिक होता है। तो सही ऑप्शन में B और C और D दोनों चला जाएगा, इसलिए 60 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, C एंड D बोथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61, 4 successive members of the first row transition element are listed below with atomic numbers. Which one of them expected to have the highest E0 value? देखो E0 वैल्यू ऑफ M3+ से M2+ का, देखो ये तो वैल्यू एक्चुअली याद नहीं करने का चीज है, लेकिन एक बात समझिए, मैं इसका बात करता हूं आपको। E0 वैल्यू ऑफ M2+ से M3+ अगर जाएंगे ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। निकल, कॉपर, जिंक का कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो +3 में पाया जाता है, इसलिए निकल, कॉपर, जिंक में +3 का बात नहीं करेंगे। एनसीईआरटी में उसको डैश 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 दिया है, इसका मतलब छोड़ा नहीं है, +3 एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए उसका बात नहीं करते हैं। दूसरा, स्कैंडियम का +2 एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए इसका ही बात नहीं करेंगे। और बाकी सब में जब इधर से इधर जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने से E0 वैल्यू पॉजिटिव में घट जाता है। तो यहां तक तो निगेटिव पॉजिटिव होता है सर,
+2 से +3 के लिए इसका भी पॉजिटिव होता है, इसका भी पॉजिटिव होता है, इसका भी पॉजिटिव होता है, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव होता है, इन तीनों का निगेटिव होता है। मतलब ये तीनों M2+ M3+ बनने की टेंडेंसी कम रखते हैं और यहां तक M2+ M3+ बनने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, क्योंकि इसका आयनाइजेशन की वैल्यू कम हो जाता है, इसलिए बनना चाहते हैं सर। तो इसमें एक्सेप्शन भी होता है। क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 जाने की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, इनोड वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम होता है, और कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट +3 जाने का इनोट वैल्यू निगेटिव में मैक्सिमम है, निगेटिव में मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा वैल्यू होता है कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट +3 का। ये थोड़ा सा डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे इससे आप स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। इसलिए एक रफ भाषा में बोला जाता है कि क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 जाने की टेंडेंसी अपने पीरियड में सबसे ज्यादा है, इसलिए क्रोमियम +2 इज ए मोस्ट बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन इट्स ग्रुप। सबसे अच्छा +2 से +3 वाला अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना है तो सबसे अच्छा क्रोमियम +2 करेगा, क्योंकि इसका इनोड वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम +2 ही कर सकता है। और इसमें एनसीईआरटी में एक डाटा भी दिया है। इसका 2-3 लॉजिक है। एक लॉजिक तो यह है कि क्रोमियम +2 से जब क्रोमियम +3 जाता है तो क्रोमियम +3 में D3 आता है, तो स्टेबल है, इसका T2G3 है। और एक आयरन होता है, आयरन +2 से आयरन +3 जाता है, इसमें D5 होता है। तो एक्चुअली गैसियस स्टेट में अगर बात किया जाएगा ना तो D3 और D5 में D5 ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर एक्वस स्टेट में बात किया जाए तो D3 ज्यादा स्टेबल हो जाता है, D5 कम स्टेबल हो जाता है एक्वस में। और हम लोग जब इसका इनोड वैल्यू का बात करते हैं रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, तो एक्वस में ही बात करते हैं, इसलिए D3 मोर स्टेबल हो जाता है। तो आयरन +2 से आयरन +3 जा रहा है और क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 जा रहा है, तो क्रोमियम +2 इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन +2, ठीक है। तो इसका इनोड वैल्यू पॉजिटिव में सबसे ज्यादा होता है और इसका निगेटिव में सबसे ज्यादा होता है। हमको पूछ रहा है, मुझे ये नहीं पूछ रहा है M2 से M3+ का नहीं पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है M3+ से M2+ का। तो जिसका ए वाला वैल्यू M2+ से M3+ में जिसका निगेटिव में ज्यादा होगा तो इसका उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव में मैक्सिमम हो जाएगा। तो पॉजिटिव में मैक्सिमम M3+ से M2+ के लिए किसके लिए हो जाएगा? कोबाल्ट के लिए। कोबाल्ट का वैल्यू कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 अगर जाएंगे ना तो इसका वैल्यू इनोड वैल्यू +1.97 देता है। अगर डाटा थोड़ा बहुत याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आपको बस पता हो जाए किसका मैक्सिमम होता है। तो कोबाल्ट का सबसे मैक्सिमम होता है +3 से +2 जाने का। अब +2 से +3 जाने का सबसे मिनिमम होता है, निगेटिव वैल्यू का कंसीडर करें सबसे मिनिमम वैल्यू लेता है निगेटिव में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4th। कोबाल्ट हैज गॉट द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 का, इसलिए कोबाल्ट +3 अनस्टेबल बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी ज्यादा जाना चाहता है कोबाल्ट +2 में। कोबाल्ट +3 इज द लिस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स सीरीज। अपने सीरीज में सबसे लिस्ट स्टेबल कोबाल्ट +3 होता है, वो बहुत जल्दी जाना चाहता है कोबाल्ट +2 में, इसलिए उसका इनोड वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम होता है, +1.97 होता है वैल्यू इसका। तो 61 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Question number 63. Among the following transition metal ions, choose the correct option where all the metal ion have 3D2 electronic configuration. 3D2 titanium +3 है, स्कैंडियम टाइटेनियम 22, 4s0 3D1 हो जाएगा। तो ये तो काम खत्म, यही खत्म हो तो फिर बाकी चेक करने की क्या जरूरत है? बाकी तो आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यही नहीं है तो फिर हम लोग आगे चेक, सभी को बोला है D2, इसमें तो D1 आ गया है। टाइटेनियम प्लस है 4s1 3D2, तो 3D2 तो इसमें है, कोई हमको 4s1 के बारे में पूछा नहीं है ना कि 4s0 3D2 होना चाहिए, हमको तो बोला कि 3D2 है कि नहीं है, 3D2 है सर। आगे चेक करेंगे, वेनेडियम +4 23 होता है, 4s2 3D4 ऐसे होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम 3D3 सॉरी 3D3 होगा, तो +4 है तो 2 यहां से और 2 यहां से, तो 1 हो जाएगा, 3D1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, गलत है, भी काम खत्म हो गया, आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, एक हमको मिल गया, हम आगे क्यों चेक करने जाए। टाइटेनियम +4 4s0 3D भी 0 हो जाएगा ये तो। अब इसका इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा 3p से, नहीं 3p से इलेक्ट्रॉन निकालना, 3p के साथ 3p5 हो जाएगा, 3p से इलेक्ट्रॉन निकाल तब जाकर टाइटेनियम +4 बनेगा, ये संभव 3D2 इसमें संभव नहीं है सर। टाइटेनियम +2 22 था, 4s0 3D2, ये तो सही है, ये होगा। वेनेडियम +3 स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23, 2 इसमें से निकल गया और इसमें होता है
3d3 होता है, वेनेडियम में 3d3 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक 4s से निकलेगा और एक 3d से निकलेगा, 3d3 होता है, 2 बचेगा इसमें, ये भी सही है, 3d2 होगा इसमें। क्रोमियम प्लस 4, तो क्रोमियम का होता है 24, तो 4s0, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से, और d5 होता है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से, 2 इसमें, ये भी इसमें भी होगा, सही है। Mn प्लस 5 25 होता है, 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें d5 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इसमें ही बचेगा, ये भी सही है। तो इसीलिए सबके पास d2 है, ऑल हैव d2, तो इसलिए आंसर क्या चला जाएगा 63 का फोर्थ, ऑल हैव द d2। टाइटेनियम प्लस 2 के पास भी d2 है, वेनेडियम प्लस 2 के पास भी d2 है, क्रोमियम प्लस 4 के पास भी d2 है, मैग्नीज प्लस 5 के पास भी d2 है, इसलिए 63 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, द मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज। देखो जो एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग है ना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होगा, तो इसमें वही चेक कर लो। स्कैंडियम का तो कम होता है, वेनेडियम, मैग्नीज, जिंक का भी कम हो जाता है। ग्राफ ऐसे होता है ना, याद करो, तो मैग्नीज का यहाँ पे आ जाता है, स्कैंडियम यहाँ पे है, टाइटेनियम पे यहाँ पे, वेनेडियम यहाँ पे, क्रोमियम यहाँ पे है। मैग्नीज का कम होता है क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फोर्स ज्यादा होता है, ऐसे बाकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, एटमाइजेशन भी ज्यादा होगा। तो इसमें मैक्सिमम मैग्नीज का तो मैग्नीज से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन कम होता है उससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से। स्कैंडियम का तो सबसे कम होता है, और जिंक का तो यहाँ पे आ जाता है, तो जिंक का तो और कम हो गया, तो सबसे मैक्सिमम होगा वेनेडियम का। वेनेडियम हैज गॉट द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड होता है ना, तो राउंड अबाउट वही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी ट्रेंड होता है, तो उसी के तहत आप लोग कर लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द आयंस आर कलर्ड इन द एक्वा सॉल्यूशन। देखो कलर चेक करने के लिए आयंस में एक चीज चेक करना कि D0 या D10 है तो कलरलेस होगा, बाकी सब में कलर्ड होगा, ठीक है ना। स्कैंडियम प्लस 3 D0 है, कलरलेस, काम खत्म हो गया, इसको बात ही नहीं करेंगे। Zn प्लस 2 D10 होता है, ये भी कलरलेस है, काम खत्म, इसको चेक नहीं करेंगे। निकल प्लस 2 D8 है, कलर्ड है यह, फेनी ग्रीन कलर का होता है, फेनी ग्रीन कलर का पता है। स्कैंडियम टाइटेनियम में D1 हो जाएगा, स्कैंडियम टाइटेनियम D2 होता है, तीन इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक 4s से निकल जाएगा 2 और एक निकल जाएगा D से, एक बचेगा, ये भी कलर्ड है। और इसका पर्पल कलर होता है, वायलेट होता है, इसका वायलेट होता है। मन करे टाइटेनिक का VIP बनूं, तो ये दोनों कलर्ड है, सही ऑप्शन है। स्कैंडियम प्लस 3 फिर से कलरलेस हो गया, दोनों आयन कलर्ड होंगे तो ऑप्शन चला जाएगा थर्ड, तो 68 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 69, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, बिल्कुल सही है। कॉपर प्लस 1 एक्वा सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेट करता है, कॉपर प्लस 2 प्लस कॉपर सॉलिड देता है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर प्लस 2 इज हायर देन दैट ऑफ कॉपर प्लस विच कंपनसेट द सेकंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भी, और इसका रीजन भी ऑलमोस्ट एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट रीजन एक्सप्लेन करता है, ऐसा नहीं कि एकदम 100% करेक्ट, ऐसा नहीं है। हाइड्रेशन एनर्जी कोई डिस्प्रपोर्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, इसका मेजर रोल होता है कि E0 वैल्यू ऑफ कॉपर प्लस से कॉपर जाने का ज्यादा है पॉजिटिव में देन E0 वैल्यू ऑफ H प्लस से H2 जाने का, इस वजह से डिस्प्रपोर्शनेट करना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन चलो मोर और लेस हम लोग बात कर सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से डिस्प्रपोर्शन, कॉपर प्लस 2 का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, कॉपर प्लस 1 से चार्ज ज्यादा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है, तो इसको रफली हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उसके डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है बोला। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर प्लस 2 इज हायर देन दैट ऑफ कॉपर प्लस 1, सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो 69 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर रिजेंबल इन, मतलब दोनों सेम किस में होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉमन ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन दोनों का अलग अलग होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों का अलग अलग होगा, एक में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, अलग अलग होंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी दोनों का अलग अलग होगा। एक चीज दोनों में कॉमन होते हैं, कौन सा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों के लिए कितना होता है +3, इसलिए दोनों रिजेंबल किसमें करते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो 72 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको आपको मैच करवाना है, ठीक है। ये है आपका 5F का कुछ है, 5 एक्टिनोइड सीरीज का एलिमेंट है, इसका आपको लिखना पड़ेगा। पहले लिख लीजिए, देखिए जरा सा। तांगे पर उसकी नजर पड़ी, आसमां चमका, बिजली करकी, एहसान, फरामोश, और कोई है, मदहोश निकली लड़के। यही पूरा है। यहां शुरू करो 90, 91, चले जाओ 103 तक बाबू। देखो इसमें एक्सेप्शन कौन कौन सा है आपको पता होना चाहिए। कौन कौन इसमें एक्सेप्शन है? थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम एंड क्यूरियम, इतने एक्सेप्शन में है, बाकी कोई इसमें एक्सेप्शन में नहीं है। इस थोरियम भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है, सब मैं पीटी में पढ़ा चुका हूं। बाकी सब ये तीनों 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है। ये सारे चीज पीटी में बता चुका है एक्सप्लेन करके, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। थोरियम यहाँ पे N+A रूल का 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस चलता है। प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम एंड क्यूरियम ये भी एक्सेप्शन में है, ये 1 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस में। N+A रूल में 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ये वाला। कहां से कहां? अच्छा, F ब्लॉक का एलिमेंट है, कहां से कहां जंप करता है? F से 1 इलेक्ट्रॉन को हमको शिफ्ट करवाना होता है D में, F का 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग शिफ्ट करवाएंगे D में, 4F का 1 इलेक्ट्रॉन 5D में चला जाएगा। बस ये एक्सेप्शन में होता है यहाँ पे, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टिनियम एटॉमिक नंबर 91, प्रोटेक्टिनियम एटॉमिक नंबर 91, रेडॉन 86, 7S से शुरू करो, 7P पे खत्म करना होता है, 6D, 5F, इसमें 2 88 और 3 91 हो गया ना। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है। कहां से कहां? F से D में, तो 5F2 बना देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा, ये हो जाएगा 7S2, 7S2, 5F2, 7S2, 5F2, 6D1, 7S2, तो इसका थर्ड हो जाएगा, प्रोटेक्टिनियम का थर्ड। नेपच्यूनियम Np, तो इसका 91, 92, 93, नेपच्यूनियम 93 है। एक और लिख लेते हैं, बाकी अपना मैच करवा लेंगे। 93 है, इसका भी रेडॉन 86, 7S से शुरू करो, 7P पे खत्म करो, बीच में 60, 5F, 2 88, 88 और 5 93 हो जाएगा। लेकिन नेपच्यूनियम भी 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, तो इसको 4 बना देना और 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना D में, तो इसमें हो जाएगा क्या Np में बताओ? 4F, 5F4, 6D1, 7S2, फर्स्ट हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें 2 से पकड़ा जाएगा। अब बाकी आप लोग अमेरिकी में एक्सेप्शन में नहीं है, NO ये भी एक्सेप्शन में नहीं है, इसका 102 होता है NO का, इसको भी आप कर सकते हैं। तो देखो इसमें A का थर्ड, B का फर्स्ट, 2 पकड़ा गया ना, थर्ड 2 था, लेकिन इसमें B का फर्स्ट है, इसका फोर्थ है, ये नहीं होगा सर, B का फर्स्ट है ना, नेपच्यूनियम का फर्स्ट आ रहा था, देखो वहां पे। बाकी आप लोग अपना कर सकते हैं, एक्सेप्शन में भी नहीं है, एकदम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है, आप लिख सकते हैं। जैसे AM का लिखना है, चलो मैं एक और कर देता हूं, AM है 93, 94, 95, अमेरिकन का 95 है, रेडॉन एक्सेप्शन में बिल्कुल नहीं है 86, 7S से शुरू करो, 7P पे खत्म करो, 6D, 5F, तो पहले 2 यहां भेज दो, तो 88, 88, 88 और 7 95, 88 और 7 95, 7S2, 4F7, देखो ये हो जाएगा 5F7, 7S2, 5F7, 7S2, इसका सेकंड हो जाएगा, है ना। सेकंड चेक करो, देखो सेकंड है, A का थर्ड, B का फर्स्ट, C का सेकंड, बाकी D का फोर्थ बच जाएगा, D का फोर्थ यही हो जाएगा। इसका होता भी यही है 4F14, सॉरी 5F14, 7S2, और इसमें होता है 5F14, 7S2, 6D1 हो जाता है, कोई दिक्कत लॉरेंसियम में। तो 76 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन का क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूं आप लोग को कि 4F और 5F सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन का क्वेश्चन जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 77, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू लेंथेनॉइड। ड्यूलियम नहीं, इसका तो होता है 105 ना, 105 कहाँ है लेंथेनॉइड सीरीज का? लेंथेनॉइड सीरीज तो 58 से लेकर 71 तक है, इसका 105 ये नहीं होगा। एक क्यूरियम तो अभी देखें CM 96 होता है, ये तो
एक्टिनोइड क्या है, लेंथेनोइड का तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अर्बियम ये है, ये लेंथेनोइड का है। टर्बियम ये भी है, या ट्रिबियम ये भी है, ल्यूटेटियम ये भी है, ये सब के सब हैं, ये चारों हैं लेंथेनोइड 4F सीरीज का। इसमें कौन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, डू नॉट बिलोंग टू लेंथेनोइड, तो फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों DU एंड CM क्यूरियम ये दोनों लेंथेनोइड सीरीज का नहीं है। नंबर पूछा है तो नंबर इसमें 2 हो जाएगा, 5 3 ना, इसमें कोई भी ऑप्शन नन इज करेक्ट, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, गलत ऑप्शन दिया है बाबू इसमें ऑप्शन 2 होगा। DU एंड CM डू नॉट बिलोंग टू लेंथेनोइड सीरीज, बाकी सब लेंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट है। इसमें DU एंड CM ये दोनों लेंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट नहीं। इसका एटॉमिक नंबर 105, इसका एटॉमिक नंबर 96, ठीक है ना। ये डी ब्लॉक में चला जाएगा और 5F में चला जाएगा। CM क्यूरियम बिलोंग्स टू 5F सीरीज, तो इसलिए दोनों नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बर्केलियम, अभी तो लिखे थे। एटॉमिक नंबर 97, बी के 97 है, ये एक्सेप्शन में नहीं है, ये एक्सेप्शन में नहीं है, तो कर लेंगे हम लोग। 97 7th पीरियड का एलिमेंट है, 86 7 से शुरू करो, 7P पे खत्म करो, 6D 5F 2 88 और 9 97, देख लो कौन सा है। रेडॉन 7s2 5F9 सेकेंड, रेडॉन 5F9 6D0 7s2, ठीक है। तो इसलिए 78 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 78 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 7s2 5F9, 7s2 5F9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, 100 ml of O2 and H2 are kept at the same temperature and same pressure. What is the true about their number of molecules? जब सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर है, वॉल्यूम भी दोनों का सेम ही है, तो दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम हो जाएगा। तो NO2 इज इक्वल टू NH2, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल्स नंबर ऑफ मोल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 80। ए डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर दिया है आपको, Cr डबल बॉन्ड O O माइनस, O Cr डबल बॉन्ड O माइनस। इसमें पूछा है ए वाला X एंगस्ट्रम है और ए वाला Y एंगस्ट्रम है, तो कौन बड़ा होगा? स्वाभाविक है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट है, सब रेजोनेंस में। ये कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, और एक कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो स्वाभाविक है कि ये छोटा हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, Y छोटा होगा, X बड़ा होगा। और ये अल्फा का वैल्यू पूछा, ये अल्फा बॉन्ड एंगल, इस देखो इसमें बॉन्ड एंगल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन यहाँ पे CrO3 माइनस और यहाँ भी CrO3 माइनस ये लगा हुआ है, ये दोनों बल्कि ग्रुप है, इसलिए दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। जब स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होता है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और इसका थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 109.28 होता है। स्टेरिक रिपल्सन से बॉन्ड एंगल बढ़ जाते हैं, 109 से ज्यादा होगा तो 128 हो सकता है इसमें वैल्यू, लेकिन X और Y में Y बड़ा हो X छोटा ना, X बड़ा होना चाहिए। ये सिंगल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसलिए गलत हो गया सर। इसमें अल्फा ना 109 से तो कम होगा नहीं, 109 से ज्यादा होना चाहिए, गलत हो गया। 126 109 से ज्यादा है और X बड़ा है Y छोटा है, ये भी सही है, ये सही लग रहा है हमको। ये 226 ये सही है, दोनों 226 तो इतना बड़ा नहीं हो सकता है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा लेकिन रिपल्सन से 200 से भी ज्यादा, 180 से भी ज्यादा, लीनियर शेप इसका नहीं हो सकता है, वो रहेगा बेंट ही, 180 से बड़ा नहीं हो सकता है, 226 बॉन्ड एंगल नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। और X इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता इसमें, ठीक है, बड़ा ही होगा। इक्वल कब होता है? जब इसमें भी रेजोनेंस होता है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ये तीनों इक्वल है, ए और ए तीनों रेजोनेंस से बराबर बॉन्ड लेंथ हो जाएंगे, लेकिन ये अलग होगा, ये बड़ा होगा, इन तीनों छोटा होंगे। इन तीनों के पास पार्शियल A3 और A3 इक्विवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ए और ए दोनों बड़ा है और ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसलिए 80 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83।
सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट इज और आर। करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, बिल्कुल सही है। Na2Cr2O7 एंड K2Cr2O7 में अगर KSP वैल्यू चेक किया जाए तो Na2Cr2O7 का ज्यादा होता है। फर्स्ट डे और सेकेंड डे में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीज करता है। इंक्रीज किसमें करता है? तो फर्स्ट डे में फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइट में फर्स्ट में सॉल्युबिलिटी घटता है। मैं इसको लिख देता हूं फॉर द इंफॉर्मेशन। सॉल्युबिलिटी अगर बात किया जाए फर्स्ट डे और सेकेंड डे में तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। इंक्रीज किसमें करता है? फर्स्ट डे में इंक्रीज करता है फ्लोराइड में, ऑक्साइड में, हाइड्रोक्साइड में, कार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट में, सल्फेट में एंड सल्फाइट में। और सेकेंड डे में किसमें इंक्रीज करता है? फ्लोराइड में, ऑक्साइड में, हाइड्रोक्साइड में एंड ऑक्सिलेटो में। और एक लाइन और याद रखना है कि बेरिलियम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है अपने ग्रुप में। बेरिलियम सॉल्ट्स आर मैक्सिमम सॉल्युबल इन इट्स ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड सॉल्ट, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड को छोड़कर। ठीक है, बस तो ये देखो इसमें डाइक्रोमेट तो है नहीं इंक्रीजिंग वाला में, तो डिक्रीज करेगा, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। तो सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सही स्टेटमेंट है सर। क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑफ ऑरेंज कलर। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है। 1-2 का मन पीजी में करे, सही है। डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है। क्रोमेट का कलर होता है येलो। द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर गलत है, एक कन्वर्टेबल है, गलत स्टेटमेंट है। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है। पीएच इसमें अगर इसको आप एसिडिक मीडियम कीजिए तो ये हो जाएगा, पीएच अगर लेस देन 7 कीजिए तो ये हो जाएगा, पीएच अगर मोर देन 7 के तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, नॉन कन्वर्टेबल नहीं होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है, गलत स्टेटमेंट है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज द सेम, बिल्कुल सही है। क्रोमेट में भी CrO4 2- में भी क्रोमियम का +6 होता है एंड Cr2O7 2- में भी क्रोमियम का +6 होता है। दोनों में इसमें +6, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो पूछ रहा है करेक्ट कौन कौन से हैं, तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी गलत है, डी सही है। ए, बी और डी, तो 83 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। The highest possible oxidation state of protactinium and berkelium respectively. प्रोटैक्टिनियम एंड बर्केलियम 5F सीरीज का एलिमेंट है। 5F का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो 4F में ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है, उसमें +2, +4 और +3 मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन +2, +4 को शो करते हैं बस। इसमें 4F में ज्यादा दिक्कत नहीं है। 5F में जस्ट लाइक डी ब्लॉक पिरामिडल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पहले बढ़ता है फिर घटना शुरू कर देता है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। थोरियम तांगे पर उसकी नजर पड़ी, आसमां चमका, बिजली करकी, एहसान फरामोश, मदहोश निकला लड़का। थोरियम का ओनली +4 देता है, इसमें +3 +4 +5 +3 +4 +5 +6, इसका +7 तक आता है, इसका भी +7 तक आता है, इसका +6 तक जाता है, इसका +4 देता है, इसका भी +4 देता है, फिर +3 +4, और इसके यहाँ से +3 +3 +3 +3 चला जाता है। ठीक है ना, तो चला जाए, देखा जाए। अब क्या पूछा? प्रोटैक्टिनियम का मैक्सिमम पॉसिबल, तो प्रोटैक्टिनियम का मैक्सिमम पॉसिबल +5 और बर्केलियम का मैक्सिमम पॉसिबल +4। बर्केलियम का मैक्सिमम पॉसिबल 4, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? +5 एंड +4 सेकंड। तो 84 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इंसर्शन रीजन क्वेश्चन है। मेनी ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलर्ड इन द एक्वस, गैसेस में भी कलर्ड होते हैं। एक्वस ओनली लिखता, ये गलत हो गया। एक्वस सॉल्यूशन लिखता कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक्वस में कलर नहीं होता है, उसका अपना गैसेस स्टेट में भी कलर शो करने की टेंडेंसी, अपना भी टैलेंट होता है कलर शो करने का, इसलिए गलत हो गया है, ये नहीं सही नहीं है।
कलर्ड ऑफ दीज आयंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही है, गैसियस स्टेट में है इसलिए एफ इलेक्ट्रॉन के कलर शो कर सकते हैं। एक्वस में भी कलर शो करता है, लेकिन सिर्फ एक्वस में नहीं, गैसियस में भी कलर शो करता है, इसलिए तो सही है, लेकिन ये गलत है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। सेकंड ऑप्शन 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, फॉर द आयंस टाइटेनियम +4, जिंक +2, क्रोमियम +3, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? टाइटेनियम +4, स्कैंडियम टाइटेनियम 4s0 3d0, जिंक +2 d10, क्रोमियम +3 4s0, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है ना, 3d3 बन जाएगा। क्या पूछ रहा है? करेक्ट कौन कौन सा है? ऑल आर कलरलेस, गलत है, सबके सब कलर, ये दोनों कलरलेस हैं। ये भी टाइटेनियम +4, ये दोनों कलरलेस है, लेकिन एक कलर्ड है, एक कलर्ड है। ऑल आर कलर्ड, ये भी गलत है, सबके सब कलर्ड नहीं है। क्रोमियम +3 ही कलर्ड है। ओनली क्रोमियम +3 इज कलर्ड, टाइटेनियम +4 जिंक +2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओनली जेनियम +2 इज कलरलेस, नहीं भी गलत हो गया। ये दोनों कलर नहीं है, सिर्फ एक कलर है, एक कलर नहीं है। तो 88 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रोमियम +3 कलर्ड है, टाइटेनियम +4 एंड जिंक +2 कलरलेस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, मैच द फॉलोइंग। इसमें कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं और इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होगा वही इसका वैल्यू होता है। नंबर ऑफ एन की वैल्यू जो होगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। क्रोमियम +2 में 4s0 3d4 होता है, तो इसकी एन की वैल्यू 4 है, तो इसका म्यू की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगा। चेक करो, ये हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ए का फोर्थ। कॉपर +2 में 4s0 3d9, 3d9 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 1, एन की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा म्यू का वैल्यू, थर्ड, इसका थर्ड हो जाएगा। टाइटेनियम +2, स्कैंडियम टाइटेनियम d2 होगा, नहीं 22 होता है, 4s0 3d2, तो इसका 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये हो जाएगा सेकेंड। एंड कोबाल्ट +2 4s0 3d7, d7 में एन की वैल्यू 3 होती है, तो इसका म्यू की वैल्यू भी 3 पॉइंट समथिंग होगा, फर्स्ट हो जाएगा, देख लिया जाए, यही ऑप्शन होगा। फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट, 90 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 90 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 93, what is the electronic arrangement of metal atom or ion in the octahedral complex with d4 configuration if delta naught is, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल में ऐसे स्प्लिटिंग होता है, इसको बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं EG। अब इसमें बोल रहा है क्या कि डेल्टा नॉट वैल्यू कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, पेयरिंग नहीं होगा। जब पेयरिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन को रखना है, तो 1 2 3, पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि पेयरिंग ज्यादा है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक में T2G3 और EG1 होगा, T2G3 EG1। 93 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर, इनकरेक्ट, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, सही है। विटामिन B12 में कोबाल्ट एमीन होता है, सही है भी। एंटी कैंसर ड्रग में प्लेटिनम कंपाउंड पाया जाता है, सिसप्लेटिन पाया जाता है, नहीं सिसप्लेटिन भी सही है। सिल्वर और के जिंक और जिंक नहीं होता है, सिल्वर इक्विवाइन एक एलॉय है, इसमें कॉपर निकल होता है, जिंक निकल नहीं होता है, जिंक नहीं होता है, यही गलत है। तो 98 का इनकरेक्ट मैचिंग पेयर पूछा है तो फोर्थ हो जाएगा, 98 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द किलोजूल पर मोल।
आयरन है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। हम मुझे सेकेंड आयनाइजेशन निकालना है। मैं आपको बताया हूं कि जब कभी भी आपसे हायर आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू पूछे, जब कभी भी हायर आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू पूछे तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, मैग्नीज प्लस, आयरन प्लस, कोबाल्ट प्लस। हमको सेकंड पूछा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बात करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन है 4s1 3d5, 4s1 3d6, 4s1 3d7, 4s1 3d8। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है और जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। सभी में इलेक्ट्रॉन 4s से निकालना है, 4s से निकालना है, 4s से निकालना है, 4s से निकालना है। इसका सबसे कम, फिर इसका बिल्कुल रेगुलर ऑर्डर है, कोई दिक्कत। समझा, निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। 99 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100। KMnO4 oxidize I- in the acidic and the neutral friendly alkaline solution respectively to। याद रखना पड़ेगा आपको, MnO4- का जब एसिडिक मीडियम में हम लोग I- का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो I- कन्वर्ट्स इनटू I2 एंड इट सेल्फ रिड्यूस इनटू Mn+2। लेकिन MnO4- का हम लोग न्यूट्रल मीडियम में अगर रिएक्शन करवाएंगे या फिर विक्लिफ एल्केलाइन हो तो I- IO3 आयोडेट आयन में कन्वर्ट होता है और MnO4- कन्वर्ट इनटू MnO2, ब्लैक कलर का पीपीटी बना लेता है। तो I2 एंड आयोडेट आयन, I2 एंड आयोडेट आयन, I2 एंड IO3-, I2 एंड IO3-, इसलिए 100 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।